नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एनएचआरसी को आदेश दिया था कि एनएचआरसी एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करे और यह टीम बाकायदा पश्चिम बंगाल में जो हिंसा पीड़ित हैं उनसे जाकर मिले और रिपोर्ट एक तैयार करे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं हिंसा के, इनमें कितनी सच्चाई है। और सारी रिपोर्ट विस्तृत तैयार करने के बाद कुछ लोगों से जो कंप्लेंट मिलेंगी वो कंप्लेंट भी लेनी है, लोगों से मिल के आना है। और ये एक सीमित समय उनको दिया गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ये एनएचआरसी की टीम इस रिपोर्ट को सौंपेगी, जिसकी सुनवाई 5 जजों की खंडपीठ सुनेगी, जिसकी अध्यक्षता जो चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं जस्टिस राजेश बिंदल, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आपको बताएं, ये रिपोर्ट एनएचआरसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में जो फैक्ट हैं वो सब कुछ सील बंद लिफाफे के अंदर है। तो क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट सारे मैटर को देख रहा है, ये लोग सारे के सारे जो एनएचआरसी के टीम के लोग हैं ये कलकत्ता में लोगों से मिले थे जाकर पश्चिम बंगाल में, जिनके साथ हिंसा हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए या जिनके घर जला दिए गए, जो घर छोड़कर विस्थापित भी हुए हैं, वो सारे लोगों से मिले थे। अब इसमें 2 तरह की एप्लीकेशन थी। कुछ तो एनएचआरसी को डायरेक्ट मेल के द्वारा उनको एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, कुछ एप्लीकेशन जो वहाँ के राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, उनको लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी। और वो आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जगदीप धनखड़ राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के हैं, जब वो दिल्ली आए थे तो एनएचआरसी के वो चेयरमैन से मिले थे और उस समय उन्होंने वो रिपोर्ट जो उनको प्राप्त हुई हैं, एप्लीकेशन जो हुई हैं हिंसा पीड़ित लोगों की, वो एनएचआरसी के चेयरमैन को सौंपी थी। तो वो सारी एप्लीकेशनों पर गौर हुई है, रिपोर्ट बंद लिफाफे में डाल दी गई है और वो अब सील बंद लिफाफा कोर्ट के पास है, जिसके बारे में आपको बताएं 2 जुलाई को सुनवाई होना बाकी है। अब क्या फैसला होता है ये खंडपीठ तय करेगी, लेकिन आपको बताएं मामला पूरी गंभीरता से केंद्र सरकार इसको समझ रही है। और केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग समिति भी भेजी गई थी और उस समिति में जो चेयरमैन थे उसके, वो सिक्किम के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली थे। उनको 27 शिकायतें उनको मिली थी और उन्होंने 63 पन्नों की एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी जिन्होंने 63 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट के जो सदस्य थे जांच करने वाले, हमने देखा कि एनएचआरसी की टीम के सदस्य जो पश्चिम बंगाल में जांच के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने हमला तक कर दिया, उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो एनएचआरसी की टीम के सदस्य थे या फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य थे, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की। और अब ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद जहां एक तरफ जो एनएचआरसी है उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, वहीं फैक्ट फाइंडिंग जो समिति है उन्होंने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। और अब ये दोनों रिपोर्ट्स में देखा जाएगा कि इस हिंसा के पीछे कौन है। यहां आपको मैं बताऊं कि जो एनएचआरसी की रिपोर्ट है वो सील बंद है और इसलिए उसमें क्या लिखा है किसी सदस्य ने नहीं बताया, क्योंकि मामला सब जुडिशर है और यह जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट इसको वॉच कर रहा है। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग समिति थी जिसको जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, उसके सदस्यों ने बताया और उन्होंने बयान दिया कि हमने जांच में यह पाया कि ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह फेल है, वो हिंसा रोकने में विफल है, वहीं हिंसाग्रस्त एरिया में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सरकार के तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि हिंसा बड़े पैमाने पे हुई जो सुनियोजित थी। यानी फैक्ट फाइंडिंग समिति के पास ये रिपोर्ट आई है कि हिंसा 2 तारीख को रिजल्ट आना है पश्चिम बंगाल के चुनाव का, उसके पहले ही तैयारी कर ली गई थी कि हिंसा करनी है, किनको टारगेट करना है। एक विशेष वर्ग ने केवल हिंदुओं को टारगेट किया या बीजेपी के वोटरों को टारगेट किया जो पहले से चिन्हित कर रखा था। क्योंकि अचानक से आप गली मोहल्ले में, गांव में
किसी महिला का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक रेप करते हैं, वो कैसे संभव है? तो ये पहचान पहले से कर ली गई थी और इसकी तैयारी बाकायदा की गई थी और पुलिस इसमें मिली हुई थी। ये गृह मंत्रालय के जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी और पुलिस की मिली भगत, ये बहुत बड़ा आरोप है। मिली भगत का मतलब तो ये हो गया कि पुलिस ही गुंडों के साथ मिल गई, यानी अपराध में लिप्त हो गई। और जब राज्य की पुलिस अपराधियों के साथ मिल जाए तो रक्षा कैसे होगी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो रक्षा कैसे होगी? अब ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट गई है, तो क्योंकि राष्ट्रपति शासन का जो आदेश है वो राष्ट्रपति घोषित करते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के थ्रू ही वो रिपोर्ट जाती है। और अब ये माना जाता है कि गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगी और दूसरी तरफ एनएचआरसी वाली जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक पुख्ता तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाकर पीड़ित लोगों के साथ न्याय किया जा सके। जो लोग घर छोड़कर चले गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है, वो अपने घरों में वापस लौट सकें। और ये पूरी तैयारी है। जितने भी लोग पश्चिम बंगाल हिंसा से पीड़ित हैं, उन सबका यह कहना है कि जब तक राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, जब तक टीएमसी की सरकार है, तब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी और टीएमसी के गुंडे सारी गुंडागर्दी करेंगे। इनको रोकना तब तक संभव नहीं है जब तक सत्ता में टीएमसी बैठी है, क्योंकि हर विधायक टीएमसी का, हर सांसद ममता बनर्जी के इशारे पर, इन टीएमसी के अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर हिंसा करने वालों के साथ खड़ा है। जब हिंसा करने वालों के साथ सरकार खड़ी हो जाएगी तो न्याय कैसे मिलेगा? और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे। इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। तो अब ये माना जा रहा है कि एक कदम और केंद्र सरकार की जो ये सारी की सारी कवायद है, ये एक कदम और आगे बढ़ गई है। जो लोग चाहते थे कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश का एक कानून है, हम जानते हैं कि हर कोई भी मैटर हो वो उठा के बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस गया तो कहीं केंद्र सरकार की किरकिरी ना हो या राष्ट्रपति शासन लगे और वो दोबारा बहाल ना हो, इसके लिए वो पूरी तैयारी की जा रही है, जो कानूनी रूप से करना जरूरी है। और इसीलिए जो समय गुजर रहा है, जो समय बीत रहा है, वो लग रहा है केंद्र सरकार को। बहुत सारे लोग मुझे पश्चिम बंगाल से फोन करते हैं, जो जानने वाले हैं, वो कहते हैं कब आखिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, कब हमें न्याय मिलेगा, कब टीएमसी की गुंडागर्दी से निजात मिलेगा, मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं, बीजेपी के हमने वोट क्या दे दी, हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं उन्हें यही समझाता हूं कि देखो भाई, केंद्र सरकार की भी अपनी एक मजबूरियां हैं, केंद्र सरकार के अपने एक दायरे हैं। वो अगर ऐसे ही राष्ट्रपति शासन लगाती रही तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह जाएगा? कांग्रेस ने तो इसी तरह किया कि जहां बीजेपी की सरकारें थी, एक राम जन्मभूमि के चक्कर में 4 सरकारें और हटा दी। तो जब चाहे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी। तो इस तरह के कारनामे कांग्रेस के शासन में हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि संवैधानिक दायरों को बनाया रखा जाए और संविधान के दायरे में ही चलकर सारे काम किए जाएं। इसके लिए समय जरूर लग रहा है, लेकिन कार्रवाई पुख्ता होगी और मजबूती के साथ होगी। लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। ये मोदी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है। और इसलिए आपको बताएं, जो कार्यकर्ता अभी हताश हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहां भी बैठे हैं, वो भी कई बार मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, चलो पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं बनी तो केंद्र में तो है, क्यों नहीं हमारे कार्यकर्ताओं को बचाया जा रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ तो मोदी जी मौन क्यों हैं? मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार में सत्ता में आना यह आसान है। ममता बनर्जी भी आ गई, इधर मोदी जी आए हैं, लेकिन एक कानूनी दायरे में आज हम ममता बनर्जी को घेर रहे हैं कि वो संविधान का पालन नहीं कर रही हैं, वो सबकी सुरक्षा करने में विफल हैं और वो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर नहीं चल रही हैं, केवल एक वर्ग विशेष का साथ दे रही हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का। तो आज हम ममता बनर्जी को जो घेर पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो कानूनी दायरे में जो करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को वो नहीं कर रही हैं। अब कल को अगर मोदी जी भी इसी तरह
बिना कानून कायदे देखे और बस ये देखें कि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं की रक्षा करनी है, चाहे जो कानून कहे या ना कहे, लगा दिया राष्ट्रपति शासन, पकड़ के नेताओं को जेल में डाल दो। बहुत आसान है। कश्मीर में किया केंद्र सरकार ने, जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया। तो ये 10-15 जो विरोधी नेता हैं, उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं या उल्टे सीधे कारनामे करते हैं, मोदी जी के लिए क्या कठिन है? सेना को आदेश दे सकते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल को आदेश दे सकते हैं, सीबीआई को आदेश दे सकते हैं और उठा के जेल में डाल दें। लेकिन मोदी जी ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मोदी हैं। बाकी कांग्रेसी थे या कम्युनिस्ट हैं, उनकी तुलना मोदी से नहीं हो सकती। मोदी जी हैं और इसलिए मोदी जी का अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक जीवन शैली है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ आदर्श स्थापित किए हों, ऐसे मोदी जी और योगी जी हमारी अब राजनीति में एक उदाहरण बनकर आए हैं। तो कुछ तो अलग होगा, लेकिन जो होगा वो इतना सॉलिड होगा। जैसे हम देख रहे हैं योगी जी हैं, वो कानून बना देते हैं, उसके बाद जिहादी हो या कोई आतंकवादी हो या कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो, उसके खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं तो वो कोर्ट में भी कहीं ठहरता नहीं है। और यही तरीका केंद्र सरकार अपनाने जा रही है कि वो इस ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जब कोई कार्रवाई करे तो कम से कम वो कहीं केंद्र सरकार कमजोर ना पड़े। कार्रवाई जरूर होगी, कार्यकर्ताओं की रक्षा जरूर होगी और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और उनका स्वाभिमान फिर से वापस दिलाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार कृत संकल्प है। वंदे मातरम।